साथियों नमस्कार। और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जे के गौतम जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुजन मुद्दों पर हमेशा उनकी आवाज़, कोई भी मुद्दा हो तो उनकी आवाज़ सबसे पहले निकलती है बहुजन मुद्दों पर। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और आज जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत साधुवाद आपका बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है, लेकिन आज आपसे हम जो चर्चा करेंगे बड़ा गंभीर चर्चा है और आपसे जानेंगे क्योंकि बहुजनों में ही शामिल होते हैं ओबीसी पिछड़ा। तो आज का हमारे चर्चा का विषय है भारतीय राजनीति में आज़ादी के बाद जो पिछड़ा वर्ग है उसकी क्या स्थिति है और वो कहाँ खड़ा है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत ही ये गंभीर सवाल है और इसे देश ही नहीं पूरी दुनिया को समझना चाहिए, क्योंकि जिस आज़ादी की लड़ाई में इस ओबीसी ने, इस पिछड़े ने, एससी एसटी ने अपना सब कुछ झोंक दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। आज़ादी के बाद में उसको क्या मिला? सरकारें आती रही, जाती रही, प्रधानमंत्री बदलते रहे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सरकारें आती जाती रही, लगभग 70 साल तो कांग्रेस मतलब मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री चेंज होते रहे। लेकिन देखा जाए तो जो बैकवर्ड है, जो ओबीसी है, वो वहीं खड़ा रहा जहां वो खड़ा था। देश आजादी से पहले भी, देश आजादी के बाद भी मिला उसे कुछ भी नहीं। ना उसको सामाजिक तौर पे मिला और ना ही उसको आर्थिक स्थिति जो थी उसकी बहुत दयनीय स्थिति थी। अब सवाल ये है कि आजादी के बाद में एक सवाल उठता है इस देश में, लोग कमेंट्स भी करते हैं कि संविधान में बाबा साहब ने ओबीसी को क्या दिया। जिस तरीके से आर्टिकल 341 है, 342 है, जो एससी एसटी का एक मतलब कहते हैं ना, उनका रक्षा कवच है वो। अगर 341 342 नहीं होता पूना पैक्ट में, अगर बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते तो ये जो समाज है एससी एसटी ओबीसी, जो एससी एसटी मैन जो है, ये आज जानवर की तरह होता। लेकिन यही बात लागू होती है ओबीसी पे, और ओबीसी को कहीं ना कहीं देश में बरगलाया गया है। उसको गुमराह किया गया कि बाबा साहब ने तुझे संविधान में कुछ दिया ही नहीं है। जो भी दिया है ये मतलब प्रशंसा भी है, लोग इसे समझा नहीं पाए कि जो भी दिया है एससी एसटी को करके चले गए, जबकि ऐसा नहीं है। एससी एसटी से पहले बाबा साहब ने ओबीसी के बारे में सोचा और 340 जो आर्टिकल है जो उनको जीने का अधिकार देता है, भारतीय संविधान के अनुसार डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, चीफ जज बनने का, वकील बनने का, सीएम पीएम बनने का, सारे अधिकार जो शिक्षा का अधिकार, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन का अधिकार, वो 340 में वो बाबा साहब ने इनको दिया। इसके बारे में एक कहावत और जो वाकया है वो बड़ा प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने इस बात को लेकर पटेल से कहा था कि पटेल साहब, आपका जो समाज है बहुत पिछड़ा है और मैं चाहता हूं कि उसको भी आरक्षण मिले, उसको भी कुछ आरक्षण में रखा जाए। तो पटेल ने ये कह दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, आप अपने समाज की बात करिए, हमारे समाज को इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने अपना वो दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, आर्टिकल जो आपने बताया उसमें ये प्रावधान किया कि जब जरूरत पड़े और इनकी जनगणना हो और उसी आधार पर फिर इनको भी आरक्षण की जो उसमें तय किया गया उसके अनुरूप मिले। और इसके लिए एक काका कालेकर कमीशन भी बनाया गया, उस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों। देखिए, मैं उससे पहले उसमें जब पेरियार साहब थे, पेरियार साहब कांग्रेस के इकाई के अध्यक्ष थे बेंगलोर के, ठीक है। सवाल ये था जब महाधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और पेरियार साहब ने जब राहुल इससे गांधी से जब महात्मा गांधी से पूछा कि जब देश आजाद होगा तो ओबीसी जो पिछड़ा है और जातिवाद, जो जाति व्यवस्था है, ये कैसी रहेगी, आप इसको किस तरीके से बदलोगे देश में? तो गांधी ने एक शब्द में बोल दिया था कि ना तो जातिवाद खत्म होगा और ना ही पिछड़ों को, एससी एसटी को कुछ मिलेगा। आजादी होगी केवल, मिलेगा कुछ नहीं। तो उसी टाइम पे पेरियार साहब ने, वो तो ओबीसी से आते थे, पेरियार साहब ने कांग्रेस को लात मार दी थी और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो एक जनता वगैरह है हमारे लिए, तो सीधा है। अब ये तो पेरियार साहब ने तब बोला था, पटेल की तो बात की उस वक्त बोल दिया था। और पटेल क्या थे? कुछ नहीं थे। सवाल ये है कि देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने 340 दिया, 340 में ओबीसी को देके गए कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हें देके गया हूं, मांगना मैं तुम्हें देके जा रहा हूं, मांगना तो तुम्हें पड़ेगा। और उस वक्त जब 29 जनवरी 1951 में
जब एक पिछड़ा आयोग का गठन हुआ और काका कालेकर की कमेटी बनी, और काका कालेकर एक बहुत समाज सुधारक थे। देखिए उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने काका कालेकर को चुना, आयोग बना, और उनको इस बात के लिए चुना कि आप पूरे देश में आप ये डाटा तैयार करो कि इस देश में ओबीसी पिछड़ा कितना है, कितनी जातियां हैं, कितनी जनसंख्या कितनी है, कितनी जातियों में है, कितनी जातियों में है, और उसके पास क्या है, संसाधन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, घर कितने हैं, जमीन कितनी है। तो सारी चीजों डाटा जो है वो उनको दिया, और 1955 में 1955 में उन्होंने वो रिपोर्ट बाकायदे पार्लियामेंट्री बोर्ड को एक सौंप दी, कमेटी को सौंप दी। लेकिन उस टाइम पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और 2399 जातियां ओबीसी में उस टाइम पे जो कमेटी जब वो सौंपी गई, रिपोर्ट सौंपी, ये बताया कि इस देश में 2399 जातियां ओबीसी की है, जो बहुत दयनीय स्थिति में है। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? लेकिन जब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। नेहरू थे, बैठे हुए थे। नेहरू ने उस रिपोर्ट को उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया, बंद पेटी में डाल दिया। और सवाल ये कि उस टाइम पे ओबीसी के बहुत सारे नेता थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस रिपोर्ट को लागू करा पाए। जवाहरलाल नेहरू के सामने अपने हक की बात नहीं कर सकते थे। हाँ, नहीं, आंखें मिला के कोई बाबा साहब के अलग वहां पे कोई था ही नहीं कि कोई बात कर पाए नेहरू से। और लंबा टाइम चला सरकार, फिर तो सरकार वही रही कांग्रेस की। 1980 में मंडल कमीशन आया, 1980 में मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन तक इंदिरा गांधी जी ने वो काका कालेकर के रिपोर्ट को वो सब कचरे के डब्बे में डालकर रखा। और मंडल कमीशन बना, वो भी गैर उसकी सरकार थी तब मंडल कमीशन बना, गैर कांग्रेस की सरकार में मंडल कमीशन बना, मिलीजुली सरकार थी। और मंडल कमीशन का क्या था? वही काका कालेकर की रिपोर्ट को एक शेम कि आप बताओ कि मंडल कमीशन को लागू करना है नहीं करना। लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ मना किया, और पूरे 10 साल तक 1990 तक राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने बाकायदे उस रिपोर्ट को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डालकर रखा। और क्यों रखा? क्योंकि ओबीसी इस देश में डॉक्टर ना बन जाए, ओबीसी की बेटी इस देश में डॉक्टर ना बन जाए, ओबीसी वो मतलब आईएएस ना बन जाए, आईपीएस ना बन जाए, पढ़ेंगे तो फिर टीचर ना बन जाए, पढ़ेंगे तो अपना हक मांगेंगे। सवाल ये है कि ओबीसी को जो है कुछ ना मिले। और टारगेट कौन था? SC ST के साले देश का फायदा रिजर्वेशन का ये उठा रहे, और हम जबकि शोषण उसका होता था आजादी के नाम पे। अब सवाल ये कि अगर वीपी सिंह की सरकार नहीं आती, अगर गैर कांग्रेस नहीं आती, हम बार बार ये कहें ना कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया। और इसमें भी डॉक्टर साहब दर्शकों को बताएं कि जब वीपी सिंह की सरकार आई तो इसमें भी मुद्दा किसने उठाया? देखिए, वीपी सिंह की जब सरकार आई तो काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी ने उस दौर में मजबूर कर दिया वीपी सिंह को, मजबूर कर दिया कि तुम्हें ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी ही पड़ेगी। उस समय नारा बड़ा गूंजता था, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। वो बाबूजी ने नारा, वो काशीराम जी ने नारा दिया, और नारा भी दिया, उसे इम्प्लीमेंट भी कराया। और जब पार्लियामेंट में वो कमीशन रखा गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट रखी वीपी सिंह ने, मजबूरी में रखी, ऐसा नहीं है कि खुशी से रखी, वो मजबूरी में रखी। तो प्रेशर बहुत था। एक बात में आपको, और मैं यहाँ चर्चा करते चले हम उसमें, जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी और काशीराम जी इस पे आंदोलन कर रहे थे, तो इसमें 3 SC और 1 वाल्मीकि SC, 3 चमार जाटव SC और 1 वाल्मीकि SC के आंदोलन में मौत हुई। वो किसके लिए मौत हुई? सिर्फ ओबीसी के आरक्षण। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे हैं कि देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे हमारे बहुजन समाज SC कमीशन, उन्होंने ओबीसी की लड़ाई मजबूती से लड़ी। जैसे ओबीसी के जो हमारे महापुरुष रहे, चाहे पेरियार साहब हो, ज्योतिबा फूले हो, तमाम उन्होंने, हमारे साहू जी महाराज है, उन्होंने हमें बताया कि तुम इंसान हो। बाबा साहब से पहले बता दिया कि तुम इंसान हो, और उनका हम आजीवन तक उनका हम नाम भी ले रहे हैं, उनके फॉलो भी, उनके रास्ते भी चलते हैं हमारे समाज। ये बात काशीराम जी ने भी कही, और काशीराम जी ने कहा ओबीसी ने बाबा साहब को आगे बढ़ाया, तो हमारा बिल्कुल तो हम उनका बढ़ा रहे हैं। उधर आज पेरियार की बातें जो हो रही है उत्तर भारत में, इधर हिंदी पालित क्षेत्र में, तो वो काशीराम जी की वजह से हो रही है।
आज गाड़गे साहब की बात हो रही है, ज्योतिबा फुले की बात हो रही है, तमाम जो ओबीसी जो हमारे महापुरुष रहे, अगर उनको कोई पहचान पा रहा है, कोई सुन पा रहा है, कोई जान पा रहा है, तो केवल काशीराम जी की वजह से और जो SC ST समाज है इसकी वजह से, नॉट ओबीसी की वजह से। ओबीसी तो उसे वोट के लिए आज भी यूज कर रहा है। तो सवाल यह है कि जब 1990 में वो रिपोर्ट रखी गई, अब एक इसमें पेश आता है कि रिपोर्ट रखी, उस टाइम पे तो कांग्रेस बदल चुकी थी, वो राजीव गांधी आ गए थे, राजीव गांधी विपक्ष में बैठे हुए थे, तो राजीव गांधी को तो उस मंडल कमीशन का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस ओबीसी ने 60 साल तक भर भर के वोट दिया तुम्हें, इसको 70 साल तुमने शासन किया, तो उस टाइम पे तो विरोध करने का मतलब ही नहीं होता था, नहीं है। लेकिन वहां उल्टी कहानी है। 2 घंटे 45 मिनट के, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह रहा हूं, 2 घंटे 45 मिनट की स्पीच है माननीय राजीव गांधी जी की, 2 घंटे 45 मिनट, और वो किस लिए है? मंडल कमीशन को रोकने के लिए, विरोध में। और विरोध भी कैसा कि इससे समाज का ताना बाना टूट जाएगा, जैसे आज UGC में लोग कह रहे हैं, जज साहब ने कहा कि अगर लागू हुआ तो समाज का ताना बाना टूट जाएगा। सेम यही लैंग्वेज उस टाइम पे राजीव गांधी की थी, और तमाम नेगेटिव दिखाया कि अगर ओबीसी को ये लागू कर दिया तो ओबीसी जज बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, DM बन जाएगा, रिजर्वेशन के दम पे ही बनता। और उसके नुकसान बता रहे थे, वो फायदे नहीं बता रहे थे, वो नुकसान बता रहे थे कि मंडल कमीशन के नुकसान बता रहे थे। अब सवाल ये है कि ओबीसी कहां खड़ा हुआ है? और 80 गिलास, मैंने सुना कि एक लीडर की स्पीच सुनी थी कि राजीव गांधी को 80 गिलास पानी पीना पड़ा। तो ये पहली बार है कि एक नेता पार्लियामेंट में 80 गिलास पानी पी के कोस रहा है, मंडल कमीशन को रोक रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो हमने सोचा कि यार लोग SC ST को कोसते हैं कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, देश बर्बाद हो गया। तो यार सच में ओबीसी क्या बर्बाद था या आबाद था उस टाइम पे जब उसको मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ? तो मुझे लग रहा है कि अगर आज देखा जाए VP सिंह नहीं होते, काशीराम जी नहीं होते और लागू नहीं करा पाते, तो मुझे लग रहा है कि आज ओबीसी सच में बर्बाद होता, जो आज आबाद है। जो पटेल जातियां हैं, ओबीसी में हमारे कुर्मी है, यादव है, जो एक सही तार्किक है, नहीं है, गुजर भाई हैं हमारे सही तार्किक है, तो ये तो आज तो बहुत बड़ा पिछड़ा रहता उसके हिसाब से, राजीव गांधी के हिसाब से। तो हम ये करें कि राजीव गांधी और कांग्रेस ने इस देश को जो ना, जो पिछड़ा वर्ग है या SC ST वर्ग है या माइनॉरिटी वर्ग है, इनको दिया कुछ भी नहीं है, इनसे लिया बहुत कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज़ादी के बाद 91 तक आ गए और VP सिंह की सरकार तक हम आ गए, और आगे आते हम सरकारें मिली जुलती चलती रही, क्योंकि 91 के बाद में फिर सरकारें मिली जुलती चलती रही। और उससे देखिए, देखा जाए तो उसमें एक और देखा जाए, अगर VP सिंह नहीं आते जी, ठीक है, तो क्या बाबा साहब को वो सम्मान मिलता? नहीं। एक छोटा सा, मैं बाकी तो छोड़ दीजिए आप कि बाबा साहब के नाम पे आप संग्रहालय बना रहे हो, यूनिवर्सिटी बना रहे हो, मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, वो तो छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं है। एक खाली एक टुकड़ा, मतलब जरा सा, जिस आदमी को पूरी दुनिया आइकॉन मानती हो, जिस आदमी के नाम से देश चलता हो, जिसने महिलाओं का उद्धार करा हो, जिसने किसान की बात करी हो, पिछड़े की बात करी हो, महिलाओं बात ही नहीं करी, वो अधिकार लेके चले गए, कृषि से लेके संसाधन सारी, जितने तुमने RBI दे दिया हो, RBI रुपीज ऑफ प्रॉब्लम, सारी चीजें दी हो, उस आदमी का इतना भी नहीं था कांग्रेस में? क्या इतना भी नहीं बनता था कि आप एक पार्लियामेंट में उसकी स्टेचू लगा देते? सवाल यह है कि आपने OBC SC ST को पैर की जूती से ऊपर समझा ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और आगे आए, सरकार बदल गई, देश में 13 साल बीजेपी भी शासन कर रही है। बीजेपी में अब आप OBC को कहाँ देखते हैं? देखिए, OBC बीजेपी में ने क्या किया है, बीजेपी ने आयोग बनाया जी, पिछड़ा आयोग बनाया जी, और उसमें एक बीजेपी को फायदा भी हुआ है और OBC को फायदा हुआ है। आप देखिए नीट में ना, मेडिकल में OBC का रिजर्वेशन नहीं था जी, लेकिन जब ये आयोग बना ना, पिछड़ा आयोग बना, इसमें मेडिकल में नीट में इनका रिजर्वेशन आ गया। अब जो रिजर्वेशन आया तो ये डॉक्टर बनने लगे, फायदा तो हुआ है। ऐसा नहीं है, और जागरूक भी हुए, नीट की तैयारी कर रहे हैं वो मांग करने लगे। ऐसा नहीं है, जब चीजें देखिए, हमारे किसी भी सरकार से या प्रधानमंत्री से मतभेद हो सकते हैं, हम बार बार कहते हैं, हमारे राहुल गांधी से मतभेद है, वो रहेंगे, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। RSS से हमारे मतभेद रहेंगे, लेकिन मतभेद नहीं रहेंगे, वो भी इसी देश के नागरिक है, ठीक है, हमारे भाई हैं, साधन बैठते हैं, इसी देश में रहना है। प्रधानमंत्री से साहब से हमारे
मतभेद है, मनभेद नहीं है, क्योंकि हमारे वो प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। सवाल ये है कि जब जब भी कोई सरकार हमारे अधिकारों पे का हनन करेगी तो हम आवाज उठाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे कि सरकार ने यहां आपका अधिकार छीना है, आप अपने आवाज बनिए। ये बहुत बड़ी बात है कि जब जब सरकारें दूसरी आई हैं, देखिए बीजेपी आई, बीजेपी ने बाबा साहब को हैक किया है, तो क्या कांग्रेस नहीं कर पाती? सवाल ये है कि बीजेपी को लगा कि बाबा साहब जो है ना, ये जो है ये वोट बैंक है, ये एटीएम कार्ड है, जहां भी डालोगे ना पूरे भारत में, जहां भी डालोगे, अब बाद में भारत से बाहर भी डालोगे, एक ऐसा एटीएम है कि आपको नोटों भी देगा और वोट भी देगा, और इसको सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज एक और बात, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है। जिस गांधी ने बाबा साहब को छूना ही पसंद नहीं करा, आज उसका पोता जय भीम बोलता है, केवल बोल ही रहा है वो। और जो नई पार्टी आ रही है, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आई, वो भी बाबा साहब को लाई, और भी नहीं आ रही। वजह यह है कि इस देश में तमाम लीडर हुए हैं। आप देखो शशि भाई जी, आप एक बहुत बड़े सिंगर हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, सुनती है, ठीक है, आप किसी परिचय के मोहताज तो हो नहीं। सवाल यह है कि बाबा साहब में क्या है ऐसा? गांधी की कोई बात नहीं कर रहा, नेहरू की कोई बात नहीं कर रहा, इंदिरा की बात नहीं कर रहा, पटेल की बात नहीं कर रहा, भगत सिंह की बात नहीं कर रहा, तमाम उन लोगों की बात नहीं कर रहा, किसी की भी। लेकिन बाबा साहब में क्या है कि पूरी साल डिस्कस होता है, क्योंकि पूरी साल देश में इलेक्शन चलते हैं। आज बिहार में हो रहा है, कल को मध्य प्रदेश में हो रहा है, बाबा साहब जय भीम, बाबा साहब, मतलब दुश्मन भी बाबा साहब जय। सवाल है कि बाबा साहब के जो फॉलोवर है उन्होंने मजबूर कर दिया। इस देश में जो चिंगारी है ना अम्बेडकरवाद, ये कहते हैं कि जय भीम बोल के अम्बेडकरवादी होगा। नहीं, किसी ने 3 बार बोल दिया जय भीम, फोटो लगा दी, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवादी वो है जो डेली संविधान को जीता है, जो डेली 22 प्रतिज्ञाओं के साथ खड़ा हुआ है, जो डेली संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहा है, वो अम्बेडकरवादी है। जो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर चल रहा है, वो अम्बेडकरवादी है। और ये अम्बेडकरवादी पूरे भारत में टुकड़े टुकड़े में फैला हुआ है नहीं। और इसी को गुमराह करने के लिए ये जो ना जय भीम बोलना, फोटो लगाना, ये सब यहीं तक सीमित है। ट्रेंड चल गया कि ये बाबा साहब का फोटो दिखाओ, वोट लो, फिर इनका अधिकार, ये इतना। और हमारा समाज क्या है, ये जो अम्बेडकरवादी है, ये इतने में खुश हो जाते हैं। इनको कोई, मैं तो कई बार चैनल पर बोला है कि आज अगर डाकू गब्बर सिंह होता, नहीं है, और वो जय भीम बोल देता, नहीं है जय भीम, तो ये उसको भी वोट देते थे। ये समाज है ना, ये समाज जो ना इतना भोला भाला समाज है, मतलब इसको ना इतनी भावनाएं हैं, इसकी इतनी भावनाएं हैं बाबा साहब से जुड़ी हुई कि उसको अपना गॉड से भी ज्यादा समझता है। नहीं तो उसका फायदा, इसका हमें देखो, बुद्ध भी तो है, बाबा साहब ने बुद्ध दिया, तो बुद्ध ये कहते हैं, मैंने बहुत बात बोलता, आज भी मैं फिर बोल रहा हूँ, बुद्ध ये कहते हैं, बुद्ध की कोटेशन है कि किसी बात को इसलिए मत मानना कि शशि भूषण कह रहे हैं या डॉक्टर गौतम कह रहा है, पहले उसको समझना, अपने दिमाग में तोड़ना उसको कि ये बात सच हो सकती है या नहीं हो सकती है, तर्क की कसौटी पे कसना। और अपना दीपक स्वयंवर उन्होंने खुद कहा है कि कोई भी बड़ा आदमी अगर कोई जय भीम बोल रहा है, कोई कहीं से आके, तो पहले देखो तो सही कि जय भीम के पीछे ये कोई संविधान विरोधी तो नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार तो खत्म नहीं कर रहा। बिल्कुल ये है। तो हमारे समाज को ये बड़ी सोचने का आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी है कि हर जय भीम वाला वो 22 प्रतिज्ञाओं की बात नहीं करता, वो बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलेगा, और ना ही वो संविधान की रक्षा करेगा। मुझे पता है जब दिल्ली में आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले, डॉक्टर साहब इसमें अगर मैं एक बात और पूछूं कि जय भीम वाला, तो पहचान, असली पहचान तो यही हो जाती है जय भीम अम्बेडकरवादी की। जो व्यक्ति 22 प्रतिज्ञा मानता है, असली अम्बेडकरवादी और जय भीम वाला तो वो है, डेफिनेट है। इसमें आपकी क्या राय? नहीं, जो देखिए बाबा साहब ने क्या, बाबा साहब ने ही 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलवाई? जापान में नहीं है, जापान में बौद्ध धर्म है, चाइना में बौद्ध धर्म है, थाईलैंड में बौद्ध धर्म है, कम से कम 42-43 देशों में बौद्ध धर्म है, नहीं है? हाँ। क्या वहां पर 22 प्रतिज्ञा है? नहीं है ना। भारत में क्यों दिलवाई? क्योंकि भारत, बाबा साहब को पता था कि जिस कीचड़ से मैं इनको निकाल रहा हूं ना, अंधविश्वास से, जो अंधविश्वास, जो मनुवाद इनको गुलाम बना रखा है, इनके सारे अधिकार छीन कर रखा है, और मुझे भी इतनी डिग्री लेने के बाद, संविधान के बाद भी जो मुझे समाज में जगह नहीं मिल पाई इस हिंदू धर्म में, जो मिलनी चाहिए थी, वो मुझे, मैं अछूत रहा, तो उसको निकालने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया। और बुद्ध धर्म के साथ में उन्होंने कहा कि वापस ही उसी कीचड़ में न चले जाएं, वापिस उसी में। इसलिए बाबा साहब ने जानबूझ के 22 प्रतिज्ञा दिलवाए ताकि रोज ये याद करे और ये उस कीचड़ में ना जाए, बच के रहे। तो 22 प्रतिज्ञाएं वो जीने का अधिकार है,
वो जीवन का अधिकार देंगे बाबा साहब, और उसको अब राहुल गांधी अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे ना। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका है और बाबा साहब से उन्हें प्रेम है और बाबा साहब को वो मानते हैं तो अपनाएंगे बिल्कुल। तो मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल उनका जन्मदिन है राहुल जी का, और राहुल गांधी जो पहले तो जो ओबीसी समाज के इतने पाप करें कांग्रेस ने, उससे माफी मांगे। और मैं और एक और बात से, मैं भी कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा, मैं बड़े चैनल पे, मैं राजनीति से दूर हूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कर लूंगा, कल राहुल गांधी अपने चैनल पे कल जब केक काटे ना तो 22 प्रतिज्ञाएं ले लें। कहें तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। नहीं वो छोड़िए, माफी मांगे, लेकिन जो 22 प्रतिज्ञाएं ले लें, वो 22 प्रतिज्ञाएं लें और हम भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लें, फिर अच्छी बात है। ये तो जो उनके पास में अम्बेडकरवादी लोग बैठे हैं जो उन्हें सलाह देते हैं, उन्हें सलाह देनी चाहिए। जय भीम मिशन वाले खत्म, 10 करोड़ बौद्ध बनाने वाले खत्म, जो 22 प्रतिज्ञा दोहराई वहां मंच में वो खत्म। अब वहां जो गए हैं ना वो सब अपनी कुर्सी के लिए गए हैं, केवल कुर्सी के लिए। उनका ना तो 22 प्रतिज्ञाओं से मतलब है, ना जय भीम से मतलब है, और ना ही अब किसी एजेंडा उनका है। जो एजेंडा था उनका, वो एजेंडा उनका सेट हो गया, क्योंकि कांग्रेस बड़ा परिवार है, वो आम आदमी पार्टी एक छोटा परिवार थी, या बीएसपी में वो आ नहीं सकते थे क्योंकि बीएसपी में छोटा परिवार था। अब ये बड़े लीडर हो गए तो आज कहीं भी जा रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं उसमें हो रहा है, नहीं है। तो सवाल ये कि आज जो गए हैं हमारे लोग, वो राजनीति करनी है, बाबा साहब से उनको कोई मतलब नहीं है ही नहीं हो तो हम तो अपील करेंगे चैनल के माध्यम से, कल जो है वो भी साथ में 22 प्रतिज्ञा लेना राहुल गांधी के। अच्छा है, इतना तो बनता भी है। जिस दलित समाज ने 50 साल आंख बंद करके कांग्रेस को वोट दिया हो, इतनी तो डिमांड कर सकता है, 22 प्रतिज्ञा ले ले, हक बनता है, भीख नहीं मांग रहे। और 22 प्रतिज्ञा ऐसी तो है नहीं, वो तो सही वाली है, वो तो अच्छी वाली है, उसे कोई वो थोड़ी ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, हाँ वो भी ले लेगा, वो तो बाबा साहब ने है। सवाल ये कि ये सब राजनीति के लिए है। कांग्रेस जब तक घुटनों पे अभी और नीचे आना है कांग्रेस को, जब तक दोगलेपन पे कांग्रेस रहेगी ना। जैसे आपने देखा अभी एक हमारा एक वो आया था रिजर्वेशन, जातीय वर्गीकरण का जो आया था, हाँ, ठीक है, ए और बी बनाने के राहुल गांधी ने बड़ा वेलकम करा, अपने स्टेट में लागू भी करा दिया। यानी जाति में जाति ढूंढ ली उन्होंने, जिस जाति को बाबा साहब मना कर रहे थे उसको और जाति बढ़ा दी। एक बात और इसमें देखें तो जब बाबा साहब ने जातियों को खत्म किया और सूची बनाई, अनुसूची बनी, SC ST OBC और जी ये अनुसूची वर्ग बना, तो जो सर्टिफिकेट मिलना था बाबा साहब जैसा बाबा साहब चाहते थे कि इनको सर्टिफिकेट जो मिले वो सूची 1 2 3 4 का बने, SC ST OBC माइनॉरिटी। लेकिन कांग्रेस ने इनको क्या किया कि वो तो दिया ही कि किस अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, लेकिन कोष्टक में जाति का भी दिया ताकि ये जाति ना छूट पाए, और बाबा साहब का वो सपना फिर वही रह गया। मैं एक और इसमें कंक्लूड कर रहा हूँ। इस देश में ना एक ये बहुत बड़ा भ्रम है, SC को भी, जो हमारे SC ST के लोग हैं ना, जो सरकारी नौकरी लेकर ऊपर बैठे हैं, उनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। ठीक है, कचरा ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें जो मिला है कांग्रेस से मिला है, अगर कांग्रेस नहीं होती तो हम सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, ये उनके दिमाग में है। वो 1931 32 33 1930 31 32 का जो पूना पैक्ट है, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, उनको वो पता ही नहीं है। और उनको ये पता नहीं है कि जो तुम्हारे जो रिजर्वेशन जो मिला है, वो जो टुकड़ा जो SC का सर्टिफिकेट जो मिला, वो उसकी जो रूपरेखा बाबा साहब ने पूरे जीवन का संघर्ष 30 31 32 में बनी। हाँ, जो 3 पूना पैक्ट हुए, उन तीसरे पूना पैक्ट में वो लागू हुआ, और वो जब लागू हुआ जब गांधी ने आमरण अनशन तोड़ा। यानी बाबा साहब तो बहुत कुछ मांग रहे थे। तो ये जो संविधान में जो रिजर्वेशन है ना, ये कांग्रेस ने नहीं दिया है, अब ये बाबा साहब ने पूना पैक्ट में दिया है। तो ये जो समाज है ना, ये ठीक से उसको पढ़े समझे पूना पैक्ट को। ये कांग्रेस की डर नहीं, कल को राहुल गांधी नहीं, लोग क्या कहते हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी प्रोफेसर हैं जो भी नए नए भर्ती हुए कांग्रेस में, और वो यही कहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं आती तो तुम झाड़ू मारते, तुम कचरा उठाते। उस समय कोई और पार्टी भी होती तो उसको भी नहीं, तो क्या है, जो चीज समझौता था, जो चीज एक समझौता हुआ, हाँ, ठीक तो है, समझौता हुआ, और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ समझौता हुआ कि आपको जब देश आजाद होगा तो इनको जो 17-21% है इनकी आबादी के हिसाब से, ये आपको लागू करना ही पड़ेगा, सरकार कोई सी भी हो। सवाल ये कि जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है कांग्रेस में, जो अभी गया,
वो कितनी गुलामी कर रहा है कि वो ये कहता है कि अगर कांग्रेस नहीं आती, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती, नेहरू भाई मतलब नहीं आते, तो तुम आज भी कचरा ही उठाते, बाबा साहब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो बाबा साहब की कुर्बानियों को अंगूठा दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सवाल ये है, ऐसा गलत है अगर कह रहे हैं। नहीं, वो तो साफ कहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो तुम्हारा तो रिजर्वेशन नहीं होता। वो ये भूल जाते हैं कि रिजर्वेशन और कांग्रेस दो अलग अलग चीजें हैं। देश आजादी का, ये देश आजाद हुआ 1947 में और रिजर्वेशन लागू हुआ 1931 में, 32 में। तो आजादी से तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई पहले ही नहीं है। देश आजाद होने का एक ये भी नियम था कि ऐसा आजाद होने के बाद में ऐसा होना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो जानकारी है ना, ये जो लोगों ने जो भ्रम जाल पहनाया, तो हम तो अपील करते हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपकी तरह मेरी तरह, जिन्हें स्वार्थ नहीं है, तो समाज के लिए आवाज है, समाज की आवाज, तो उनको और तेजी से उठाना चाहिए। ये काका कालेर की रिपोर्ट है, पंडल कमीशन है, SC/ST का रिजर्वेशन है, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और कांग्रेस को राहुल गांधी घुटनों पे आके माफी मांगनी पड़ी है, मांगनी चाहिए समाज से कि मेरे पूर्वजों ने गलत किया है। और देखिए डॉक्टर साहब ने वैसे कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं है जिससे हम थोड़ा दूर रहे, लेकिन हर बात उन्होंने आजादी के बाद बाबा साहब और कांग्रेस, जैसा बाबा साहब ने खुद कहा था कि कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, डॉक्टर साहब ने वो सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। दर्शकों से अपील है कि आज की हमारी चर्चा कैसी रही, इस पे अपने कमेंट्स जरूर बताएं और आगे ये भी बताएं कि हम किस बात पे चर्चा करें। डॉक्टर साहब एक बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो आप कमेंट में ये बताएं कि अगले जो हमारा टॉपिक हो, हमारे जो मुद्दा हो, किस बात पे हो, ताकि डॉक्टर साहब भी उसको पढ़ के और खोज कर सकें और हम भी उस पर और कुछ नया क्या ला सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। और आप चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये आपका हमारा दायित्व बनता है। और अगले पॉडकास्टिंग के लिए तैयार रहें, और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो सबसे पहले जब भी पॉडकास्ट कोई आएगा आपके पास घंटी दबेगी, मैसेज आएगा, आप देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।